यस, गुड मॉर्निंग। होप की पढ़ाई मतलब बिल्कुल आखिरी दौर में आपकी पढ़ाई बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। राइट, और चलनी भी चाहिए। चाहे थोड़ा सा एंजॉयमेंट सेक्रीफाइस हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। राइट, कुछ फेस्टिव सीजन्स आ रहा है तो हो सकता है कि फेस्टिव सीजन में हम पार्टिसिपेट ना कर पाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब मनाएंगे हम। राइट, उस दिन मनाएंगे सारे त्योहार जिस दिन हमारा रिजल्ट आएगा। राइट, तो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी में लग जाओ। राइट, अपने लक्ष्य को बिल्कुल सामने रखो और आगे बढ़ो। देखो ना, बहुत सी बार होता है यार कि बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद ना थोड़ी सी इच्छा होती है यार कि घूम के आ जाए, थोड़ा सा ऐसा कुछ होता है। लेकिन वो क्या होता है पता है कि उस थोड़ी सी इच्छा के चक्कर में हम पूरा दिन खराब कर चुके होते हैं। ठीक 10 मिनट घूमना ठीक है, मतलब वो तो बिल्कुल ज़रूरी है कि 10 मिनट हमको घूमना ही चाहिए। 10 मिनट म्यूज़िक सुन लिया चलेगा। लेकिन ऐसा ना हो कि यार हम दोस्तों के साथ घूमने निकल गए और पूरा दिन खराब हो गया, और फिर क्या हुआ कि अगले दिन हम खेलने चले गए, टर्फ पे चले गए, और फिर अगले दिन हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, अगला दिन फिर गया। और एग्ज़ाम टाइम पे अगर एक दो दिन ऐसे गए तो मान के चलना कि ये दिक्कत वाली, ये अगर आपके टारगेट का पहले से हिस्सा था कि हमारे टारगेट शेड्यूल में ये वाला दिन हमने एंजॉयमेंट के लिए रखा हुआ है, ये वाला स्लॉट हमने एंजॉयमेंट के लिए रखा हुआ है, तो वो ठीक है। बिल्कुल, वो तो आपके सक्सेस का हिस्सा है। लेकिन अनप्लान्ड चीज़ें कुछ मत करना यार, जिससे हमारा टारगेट जो है वो आगे शिफ्ट हो जाए। राइट, अभी ऐसी कोई गलती मत करना जिससे हम लास्ट स्टेज पे आके हमारी पढ़ाई में थोड़ी सी भी कमी रह जाए, ऐसा कोई काम मत करना। इसी इसी रिवीजन की सीरीज में अब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिवीजन की सीरीज में आज जिस टॉपिक के लिए हम इकट्ठा हुए हैं, राइट, उस टॉपिक का नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में हम क्या करने वाले, एक थोड़ा सा बैकग्राउंड अगेन तैयार करते हैं, जैसे कि हम सारे टॉपिक में ये तैयार करते हैं कि हम आखिर सीखने क्या वाले हैं इससे। राइट, पढ़ने क्या वाले हैं वो तो ठीक है कि डायरेक्ट शुरू कर देंगे, लेकिन सीखने क्या वाले हैं, इस चैप्टर का हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में रेलेवेंस क्या है, थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका क्रिएट करते हैं, देन हम मूव कर देंगे कंसेप्ट की तरफ। कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इससे पहले वाले टॉपिक में हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या सीखा कि कैपिटल हम जो ला रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या क्या होगी। राइट, उस कैपिटल के लिए कंपनी क्या क्या पे कर रही है, राइट, कंपनी की पॉकेट से क्या क्या चीजें जा रही है, वो कॉस्ट थी। लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर की पहले डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद इसका बैकग्राउंड क्रिएट करें। डेफिनेशन है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल। राइट, कि कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट है, प्रेफरेंस है, इक्विटी है, जो भी है, राइट, कितना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये हिस्से सारे हैं तो इन सारों को कंबाइंडली कैपिटल स्ट्रक्चर बोला जाता है। ऐसा ये भी जरूरी नहीं कि सारे एलिमेंट होने चाहिए, हो सकता है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में केवल इक्विटी हो, ये भी हो सकता है कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी के साथ डेट हो, ये भी हो सकता है कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट इक्विटी प्रेफरेंस हो, डेट इक्विटी प्रेफरेंस लोन हो। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सारा कुछ मिक्सअप होके एक कंबाइंडली जो डेफिनेशन बनती है उसको हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। इस टॉपिक में क्या करने वाले हैं हम, कैपिटल स्ट्रक्चर में हम ये डिसीजन लेंगे कि हमें पैसा जो लाना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमको 5 करोड़ रुपए मार्केट से उठाना है। अब ये 5 करोड़ रुपए हम इक्विटी से लाएं, हम इक्विटी और डेट के कॉम्बिनेशन से लाएं, या हम डेट इक्विटी प्रेफरेंस लोन इन सबके कॉम्बिनेशन को एक साथ मिलाते हुए लाए। लाना 5 करोड़ ही है, लेकिन ये 5 करोड़ हम कहां से लाए, ये डिसीजन हम इस टॉपिक में लेंगे। गॉट इट? कि पैसा लाना एग्जैक्टली उतना ही है, लेकिन उसको किसी कॉम्बिनेशन से लाएं, किसी एक कैपिटल से लाएं, या कॉम्बिनेशन भी 2 कैपिटल का करें या मोर देन 2 कैपिटल करें, वो सारी चीजें यहां पे सीखेंगे। अब सवाल ये कि यार ये बेस क्या होगा, किस बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि हमें ये 5 करोड़ लाने चाहिए। तो माइंड में बहुत सारी चीज़ आएगी। राइट, माइंड में ये आएगा कि हम कॉस्ट के बेसिस पे डिसीजन लेंगे कि जिस कैपिटल स्ट्रक्चर की कॉस्ट सबसे कम होगी उसको सेलेक्ट करेंगे। माइंड में ये भी आ सकता है कि हम ओनरशिप भी देखेंगे कि इक्विटी में ओनरशिप जो है वो डाइल्यूट होती है, ओनरशिप बाहर चली जाती है। राइट, तो ओनरशिप भी देखेंगे हम कि हमको दूसरी कैपिटल इशू करनी है, हमको ओनरशिप शिफ्ट नहीं करनी, ये भी टारगेट हो सकता है। तीसरा टारगेट ये हो सकता है कि हम रिस्क के बेसिस पे भी डिसीजन लेंगे कि हम डेट ज्यादा नहीं लाएंगे, डेट ज्यादा ले आए तो कहीं ना कहीं कंपनी में रिस्क हो जाएगी। राइट, ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे। अगर वन वर्ड में मैं बात करूं, इन अ सिंगल वर्ड, तो हम ये डिसीजन का जो बेस रखने वाले हैं वो बेस होगा मैक्सिमाइजेशन ऑफ
वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। हर टॉपिक का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हर टॉपिक का मेन टारगेट ही यही है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स, राइट। अब यहां पे उसके लिए इक्विटी लानी पड़े, डेट लानी पड़े, मिक्सअप लाना पड़े, कॉम्बिनेशन में लाना पड़े, वो कोई दिक्कत नहीं। अल्टीमेट टारगेट इज कि इनसे शेयर होल्डर को फायदा होना चाहिए। गॉट इट। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर किस बेसिस पे डिसाइड होता है? द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर डिसाइड होता है एमपीएस के बेसिस पे, मार्केट प्राइस पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए। अब सवाल यह है कि मार्केट प्राइस पर शेयर कैसे कैलकुलेट होता है, तो इसके लिए हमारे पास एक पूरा चार्ट है जिस बेसिस पर आप समझ जाओगे कि मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है। अगेन बोल रहा हूं कि इस एफएम के रिवीजन में आप ये ध्यान रखना कि ये जो चार्ट में जैसे ही अभी स्क्रॉल करके प्रेजेंट करूंगा, आप पूरे चार्ट को समझने मत जाना, मैं पूरा समझाऊंगा। जहां जहां हूं, जिस हिस्से को मैं समझा रहा हूं, वहीं पे आपका कंसंट्रेशन रखना। पूरा चार्ट फटाफट से देखने की कोशिश मत करना, वरना बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, कहाँ क्या लिखा है, कैसे लिखा है। डू नॉट वरी, सारी चीजें मैं समझाऊंगा अभी। इस चार्ट में मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 3 प्लान लिए, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3। 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, राइट। अभी मैंने 3 प्लान लिए हैं। मुझे कोई भी कैपिटल चाहिए, 5 करोड़ की कैपिटल चाहिए। अब 5 करोड़ में डेट इक्विटी प्रेफरेंस से लेके आ रहा हूं, एक ऑप्शन मैंने माना, या मैं डेट प्लस इक्विटी ला रहा हूं, दूसरा ऑप्शन मैंने माना, या मैं प्रेफरेंस के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा हूं। चौथा कॉम्बिनेशन ओनली इक्विटी का भी बन सकता है, राइट। बनाया नहीं मैंने, लेकिन अगर इनमें मैंने तरीके सीख लिए तो ओनली इक्विटी वाला केस भी आप डील करना बहुत आसानी से सीख जाओगे। तीनों प्लान में मुझे अल्टीमेटली क्या करना है? मुझे एमपीएस कैलकुलेट करना है, मार्केट प्राइस पर शेयर। क्यों एमपीएस कैलकुलेट करना है? ताकि मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर का जो इंडिकेशन है, राइट, वो समझ आ जाएगा मुझे कि इस प्लान में एमपीएस सबसे ज्यादा है, इस प्लान में एमपीएस सबसे ज्यादा है, कि इस प्लान में एमपीएस सबसे ज्यादा है। अब इस एमपीएस को कैलकुलेट करने के लिए मैं किस चार्ट को, किस प्रोसेस को फॉलो करूंगा, मैं उस पर आ रहा हूं। एमपीएस कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला मैं लगाऊंगा, राइट। मैं सब कुछ समझाऊंगा, ये वाला पोर्शन भी समझाऊंगा, डो नॉट वरी। मैं सिंपल सा फॉर्मूला लगाऊंगा, ये वाला, ईपीएस इंटू पीई रेशियो। क्या पीई रेशियो का हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा था? क्या पीई रेशियो का फॉर्मूला ध्यान में है क्या आपको? पी रेशियो इज इक्वल टू एमपीएस अपॉन ईपीएस, ये होता है। पी रेशियो इज इक्वल टू एमपीएस अपॉन ईपीएस। हमारी मार्केट प्राइस, हमारे एनुअल अर्निंग का कितने टाइम से, ये पी रेशियो का इंडिकेशन होता है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो एमपीएस आ जाएगा क्या, राइट। ईपीएस इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एमपीएस आ जाएगा। मतलब अल्टीमेट फॉर्मूला इज ईपीएस मल्टीप्लाई पी रेशियो। ईपीएस को पी रेशियो से मल्टीप्लाई किया तो एमपीएस पे आया। अब सवाल है ईपीएस कैसे कैलकुलेट होगा? ये शायद आपके जहन में पहले से है कि ईपीएस कैसे कैलकुलेट होता है। लेट्स से हम शुरुआत करते हैं ईबीआईटी से, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मान लो तीनों प्लान का सेम है, यहां तक सेम है कहानी, तीनों प्लान का ईबीआईटी सेम है। लेकिन माइनस इंटरेस्ट जब करेंगे तो जिस प्लान में डेट होगा ऑब्वियसली इंटरेस्ट उसी प्लान में लेस होगा, जिस प्लान में डेट नहीं होगा उस प्लान में इंटरेस्ट लेस नहीं होगा। तो इंटरेस्ट यहां लेस हुआ, यहां लेस हुआ, लेकिन यहां मैंने 0 लग दिया। क्यों? क्योंकि ये प्रेफरेंस और इक्विटी वाला प्लान है, तो यहां इंटरेस्ट आने का सवाल ही नहीं उठता, करेक्ट। तो जहां डेट होगा वहीं इंटरेस्ट आएगा। वो बाय डिफॉल्ट आपको क्वेश्चन देख के ही समझ आ जाएगा कि कौन से वाले प्लान में इंटरेस्ट लेना है, कौन से वाले प्लान में नहीं लेना है। प्रोसीजर वैसा ही फॉलो करना है। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करोगे तो आ जाएगा ईबीटी, माइनस टैक्स करोगे तो आ जाएगा ईएटी। ईएटी में से प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करोगे तो आएगा ईएटी में से प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करोगे तो आएगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। इस अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा ईपीएस। ईपीएस को मल्टीप्लाई पी रेशियो कर देंगे तो आ जाएगा एमपीएस। कभी कभी क्या होगा कि ये पी रेशियो आपको गिवन ही नहीं होगा, पी रेशियो विल नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। अगर ये गिवन नहीं है तो हम हाईएस्ट ईपीएस के बेस पे डिसीजन ले लेंगे किसका ईपीएस ज्यादा है, क्योंकि हम एमपीएस तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं हम, राइट। अगर पी रेशियो दिया है तो एमपीएस तक पहुंच जाएंगे, नहीं दिया है तो ईपीएस के बेस पे डिसीजन ले लेंगे, करेक्ट। कभी कभी क्या होता है कि इस पी रेशियो की जगह केई दिया होगा आपको, तो या तो केई से 1/केई करके आप पी निकाल लो, पढ़ा है क्या हमने, 1/केई करके पी निकाल लो। ध्यान है डिविडेंड पॉलिसी में फिर रिपीट होगा ये वाला, राइट, जब हम डिविडेंड पॉलिसी का रिवीजन कर रहे होंगे कि एमपीएस अपॉन ईपीएस होता है पी रेशियो, राइट। एक एक चीज मैं बता रहा हूं, आराम से सुनना। और एक केई का फॉर्मूला भी होता है ई बाय पी।
E बाय पी मतलब EPS अपॉन MPS, मतलब जस्ट अपोजिट टू पी रेशियो। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि P इज इक्वल टू 1 अपॉन के, या के इज इक्वल टू 1 अपॉन पी। बात एक ही है। तो कभी कभी आपको पी रेशियो की जगह अगर के गिवन हो तीनों प्लान का, तो डो नॉट वरी, आप 1 डिवाइडेड बाय के करके पी निकाल लेना और फिर मल्टीप्लाई कर देना। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि मल्टीप्लाई पी रेशियो कर रहे हो ना, आप एक काम करो डिवाइडेड बाय के कर दो, तो भी बात एक ही है। डिवाइडेड बाय के मतलब 1 अपॉन के कर रहे हो ना आप, तो बात एक ही कि इसको अगर डिवाइडेड बाय के भी कर दिया जाए तो भी एमपीएस आएगा। करेक्ट। सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन के जो बन सकते थे वो मैंने बनाया। अब बहुत सारे डाउट्स आपके माइंड में यहाँ आ सकते हैं, जिसको मैं यही क्लियर करके आगे बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि कंसेप्ट पार्ट पूरा हम यहीं का यही समझेंगे। आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि सर ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट जो करेंगे, ये इंटरेस्ट हम इस वाले कैपिटल स्ट्रक्चर का करेंगे, यानी कि नया वाला जो नया कैपिटल ला रहे हैं उसका इंटरेस्ट लेस करेंगे, कि ओवरऑल मतलब हमारे पास पहले से एक डेट था ही, पुरानी बैलेंस शीट में हमारे पास डेट था, तो उसको भी लेस करेंगे क्या, कि केवल नई कैपिटल वाले डेट के इंटरेस्ट को ही लेस करेंगे। तो सवाल होगा ओल्ड इंटरेस्ट आएगा यहाँ पे। ओल्ड मतलब ओल्ड प्लस न्यू, दोनों इंटरेस्ट पार्टिसिपेट करेंगे। अगर कभी ईबीआईटी भी आपके पास ऐसा हो कि ईबीआईटी ओवरऑल ना दिया हो और दिया हो कि पहले ईबीआईटी इतना था और नए प्लान की वजह से ईबीआईटी इतना होगा, तो हम दोनों को जोड़ेंगे। क्यों करेंगे ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हम ईपीएस जो निकाल रहे हैं वो ईपीएस नया पुराना नाम की चीज होती ही नहीं है। ईपीएस हमेशा एक ही निकलता है ओवरऑल, कि ये प्लान आने की वजह से, यहां से पैसा लाने की वजह से ओवरऑल ईपीएस में कितना इंपैक्ट आएगा। कभी किसी कंपनी के आपने दो ईपीएस देखे क्या, कि ओल्ड शेयर होल्डर्स के लिए ये वाला ईपीएस और न्यू शेयर होल्डर्स के लिए ये वाला ईपीएस? ऐसा कभी नहीं होता। करेक्ट। हमेशा ईपीएस ओवरऑल ही होता है, यानी कि उसमें ओल्ड और न्यू दोनों डेटा पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब माइनस इंटरेस्ट जब आप करोगे तो माइनस इंटरेस्ट में ओल्ड 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 इंटरेस्ट तो तीनों में आएगा, अगर ओल्ड इंटरेस्ट पहले से हुआ तो, और न्यू इंटरेस्ट उसी में आएगा जिसमें नया डेट लेके आ रहे हो, वरना न्यू इंटरेस्ट जीरो आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? करेक्ट। माइनस टैक्स में कोई दिक्कत नहीं है। माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड भी, पुराना अगर कोई प्रेफरेंस कैपिटल है तो उसका भी लेस होगा, और नए वाले प्रेफरेंस डिविडेंड यानी कि नए वाली प्रेफरेंस कैपिटल का भी प्रेफरेंस डिविडेंड लेस होगा। करेक्ट। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जब करने जाओगे तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में भी ऐसा ही करना है, कि पुराने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अगर कुछ है तो पुराने प्लस नए दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि ईपीएस ओवरऑल निकल रहा है। क्या सारे डाउट, सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्लियर है? राइट। तो ऐसे करके हम कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन लेते हैं कि हमें कहां से पैसा लाना चाहिए। राइट। हमें कहां से पैसा लाना चाहिए जिसका एमपीएस ज्यादा हो। एमपीएस कैलकुलेट करने के लिए दो टूल आपको गिवन होंगे, या तो क्वेश्चन में केई गिवन होगा या क्वेश्चन में पी गिवन होगा। अगर केई गिवन है तो डिवाइड कर देंगे, पी गिवन है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों से हम पहुंचेंगे एमपीएस पे। इफ वी कैनॉट कैलकुलेट एमपीएस, अगर यानी कि पीई और केई दोनों गिवन नहीं है, तो हम फिर हाईएस्ट ईपीएस के बेस पे डिसीजन ले लेंगे कि जिस प्लान का ईपीएस ज्यादा वो सेलेक्ट हो जाएगा। करेक्ट है क्या? करेक्ट। अब इस पूरे टेबल को अगर मैं फॉर्मूला टर्म में कन्वर्ट करूं तो भी कर सकता हूं क्या, कि ईपीएस का मुझे टेबल ना बनाते हुए फॉर्मूला बनाना है। राइट। जब भी ईपीएस का क्वेश्चन आएगा करना टेबल से ही है, लेकिन वो फॉर्मूला कहीं आगे कुछ और कंसेप्ट आएंगे जहां काम आएगा, कि फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट एंड डिफरेंस पॉइंट, तो वहां फॉर्मूला ज्यादा सहूलियत वाला होगा बजाय कि टेबल के। दैट्स व्हाई फॉर्मूला पढ़ना जरूरी है, कि इस पूरे टेबल को अगर मैं फॉर्मूला टर्म में कन्वर्ट करना चाहूं तो कर सकता हूं क्या। बोले डेट इक्विटी प्रेफरेंस प्लान है, लेट्स से डेट इक्विटी प्रेफरेंस प्लान है और मुझे ईपीएस का फॉर्मूला बनाना है इससे, इस टेबल से। तो कैसे बनाऊंगा? मैं लिखूंगा वही जो टेबुलर फॉर्म में लिख रहा हूं, उसको मैं फॉर्मूला फॉर्म में लिख दूंगा, कि ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय एन। करेक्ट। राइट। इन फॉर्मूले को कैसे बनाया जाएगा? राइट। ये बहुत अच्छे से आप शायद आप समझ गए होंगे। अब फॉर्मूले की लिस्ट हम आगे बढ़ाते हैं, कि अगर केवल इक्विटी शेयर कैपिटल है, केवल इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो फॉर्मूला आपका होगा ईपीएस। ध्यान से सुनना है, केवल इक्विटी शेयर कैपिटल है तो माइनस इंटरेस्ट प्रेफरेंस डिविडेंड इस नाम की कोई चीज नहीं होगी, तो सीधा ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टी कर देंगे तो ईबीआईटी आफ्टर टैक्स हो जाएगा, और यही हमारा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर होगा। क्या? बिल्कुल ठीक है। राइट। डिवाइडेड बाय एन कर देंगे। अगर ईबीआईटी
मतलब इसमें इक्विटी में डेट और आ जाता है, तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करने के बाद 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं क्योंकि प्रेफरेंस वाला प्लान नहीं है, डिवाइडेड बाय एन कर दिया तो ईपीएस आ गया, करेक्ट। अगर डेट इक्विटी प्रेफरेंस तीनों हो तो ये वाला फॉर्मूला बन गया कि ईबीआईटी में से इंटरेस्ट भी लेस होगा, आफ्टर टैक्स भी होगा, तो ये वाला पोर्शन आ गया आपका क्या, अर्निंग आफ्टर टैक्स, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड लेस कर दोगे तो आगे अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय एन कर दोगे। बोला डेट नहीं है प्रेफरेंस ही है, डेट नहीं है प्रेफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस इंटरेस्ट नहीं होगा, बाकी सब होगा। ईबीआईटी इंटू 1 माइनस सी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय एन, व्हाट इट, मतलब सारे फॉर्मूले आप बना सकते हो, राइट। ये सारे फॉर्मूले जो टेबुलर फॉर्म में है उसको फॉर्मूला फॉर्म में कन्वर्ट करना आपके लिए टफ काम नहीं है, राइट, ठीक। और आगे बढ़े और हम नए कंसेप्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, सारे कंसेप्ट हम एक साथ खत्म कर रहे हैं कि अगर किसी प्लान का डिसीजन आए, मतलब इस कैपिटल स्ट्रक्चर में इन टोटल 3 ही टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। नंबर वन कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन लेना है, तो डिसीजन लेना है तो इस टेबल के थ्रू डिसीजन लेंगे, राइट। नंबर 2 फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने की बात करेगा क्वेश्चन, क्या होता है हम आगे समझेंगे। और नंबर 3 इनडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करने की बात क्वेश्चन करेगा। बस ये 3 ही टाइप के कंसेप्ट पॉसिबल है कैपिटल स्ट्रक्चर में। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज की बात नहीं कर रहा हूं, एनआई एनओआई मोदिग्लानी मिलर वो अलग ही टॉपिक है पूरा, तो उससे कंफ्यूज मत होना। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज ए डिफरेंट चैप्टर, वो हम अलग लेक्चर में कवर करेंगे, राइट। आज के इस लेक्चर में केवल कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन कैसे लेते हैं, वो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट और इंडिफरेंस पॉइंट, ये 3 चीजें हम कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। उससे पहले ये ईपीएस के फॉर्मूले समझना जरूरी है। ये समझ लिया तो आगे के जर्नी हमारे लिए थोड़ी सी आसान हो जाएगी। अगला पॉइंट है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ये क्या होता है? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस टू इक्विटी शेयर होल्डर। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब तो हमें पता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है इक्विटी शेयर होल्डर को ना प्रॉफिट होना चाहिए ना नुकसान होना चाहिए। तो ये ईबीआईटी का वो लेवल है, राइट, इट इज द लेवल ऑफ ईबीआईटी। मतलब यहां फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में हम ईबीआईटी कैलकुलेट करते हैं, ऐसा ईबीआईटी कैलकुलेट करते हैं जिसपे ईपीएस क्या होता है, 0 होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो कमाएंगे, पॉजिटिव है तो कमाई, नेगेटिव है तो ऑब्वियसली गवाया। लेकिन हमें नो लॉस नो प्रॉफिट वाली सिचुएशन चाहिए, तो वो तभी पॉसिबल है जब ईपीएस क्या होगा, 0 होगा। तो इट इज द लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच ईपीएस इज इक्वल टू 0। करेक्ट है क्या? करेक्ट, राइट। अब यहां पे हम समझते हैं कि लेवल ऑफ ईबीआईटी कैलकुलेट करना होता है इसमें, तो लेवल ऑफ ईबीआईटी हमेशा एक्स मान लिया जाता है। लेवल ऑफ ईबीआईटी हमेशा एक्स मान लिया। एक छोटा सा एग्जांपल लिया जिसका मैंने आंसर भी यहीं कहीं लिख दिया, राइट, और आपको बहुत आसानी से क्लिक हो जाएगा कि ये फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है। जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर में मैंने 3 कैपिटल स्ट्रक्चर लिए, डेट, प्रेफरेंस और इक्विटी। कि 10% डेट है 50,000 का, 10% प्रेफरेंस शेयर है 70,000 का, टैक्स रेट 30% है, इक्विटी शेयर्स जो है वो 1 लाख है और 10 रुपए का एक शेयर है, मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10,000 है, राइट। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10,000 है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। बाद में जाके आपको ये पता चलेगा कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से अगर मान लो ये इंफॉर्मेशन नहीं भी होती ना, तो हमारा क्वेश्चन रुकता नहीं, क्योंकि हमारा ईपीएस कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय एन। गेटिंग माय पॉइंट? और मैं ये बोल रहा हूं कि ये ईपीएस 0 तभी होता है जब अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर 0। वापस से रिपीट कर रहा हूं कि ईपीएस 0 तभी होता है जब अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर 0। नंबर ऑफ शेयर्स तो 0 हो ही नहीं सकते। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर या तो पॉजिटिव होगा तो ईपीएस पॉजिटिव आ जाएगा, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर या तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो ईपीएस माइनस में आ जाएगा। तो हमें तो ईपीएस 0 चाहिए, ईपीएस 0 के लिए इसका 0 होना जरूरी है, राइट। तो नंबर ऑफ शेयर्स ना भी हो तो भी आप इस फॉर्मूले को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे, राइट। तो इसकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में हो या ना हो, इट इज इररिलेवेंट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब आप ईपीएस का फॉर्मूला लगाओगे ना फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट के लिए, ईपीएस का फॉर्मूला लगाओगे, सारी वैल्यूज लिखोगे, एन लिखोगे, तो ईपीएस को क्या लिखोगे, 0 इज इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, जो भी लिखोगे आप, ये एन है, एन इधर आके जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो
जीरो ही बन जाएगा। तो अल्टीमेटली एन का कोई रोल हुआ क्या? एन का कोई रोल नहीं होगा, राइट। पूरा क्वेश्चन को हम समझते हैं और फिर ये 15,000 लाने की कोशिश करता है, राइट। 10% डेट 50,000, 10% प्रेफरेंस शेयर 70,000, टैक्स रेट 30%, इक्विटी शेयर जो है वो 1 लाख कैपिटल है, 10 रुपए के। कैलकुलेट फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। 1 लाख पे और क्लियरिटी दे देता हूँ कि 1 लाख ये रुपीज है, ताकि आपको ये ना लगे कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है। हालांकि मैंने बोला कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो अब आपको जब भी फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट सॉल्व करना हो, तब आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखना है कि ईपीएस का कौन सा वाला फॉर्मूला लग रहा है वो आइडेंटिफाई कर लो। कैपिटल स्ट्रक्चर में जितनी कैपिटल है उसके हिसाब से डिसाइड हो जाएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट है, प्रेफरेंस है और इक्विटी है। और इक्विटी, डेट और प्रेफरेंस जब होता है तो फॉर्मूला कौन सा लगता है? फॉर्मूला लगता है ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 1 माइनस टी माइनस प्रेफरेंट डिविडेंड डिवाइडेड बाय एन। यही फॉर्मूला लगता है क्या? इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। अब ईबीआईटी की जगह आप जब सॉल्व करोगे तो ईबीआईटी की जगह एक्स मान लो। मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, बाद में हम सॉल्व करेंगे, अभी केवल कंसेप्ट समझ रहे हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन सॉल्व अभी आपको ही करना है कैलकुलेटर पे, मैं केवल आपको तरीका बता रहा हूं, राइट। ताकि जब क्वेश्चन वाला सेक्शन आए तब हम बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। अभी तरीका बता रहा हूं कि ईपीएस की जगह क्या लिख दोगे? 0 इज इक्वल टू ईबीआईटी एक्स माइनस इंटरेस्ट 5,000 मल्टीप्लाई 1 माइनस 0.30, राइट। ये अलग सेक्शन हो गया। माइनस प्रेफरेंट डिविडेंड 7,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10,000। तो इस पूरी इक्वेशन में एक्स मिसिंग है, वो एक्स आ जाएगा क्या? बहुत आसानी से आप निकाल लोगे, एंड इट इज कमिंग 15,000। आपके आंसर को क्रॉस चेक करने के लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, क्लास में हमने कॉपी में लिखा हुआ है, लेकिन वो केवल क्रॉस चेक करने के लिए यूज करना, या एमसीक्यू पैटर्न के क्वेश्चन आए तो वहां यूज करना। डिटेल्ड क्वेश्चन में उस शॉर्टकट को केवल क्रॉस चेक करने के लिए यूज करना है। एग्जाम में प्रेजेंटेशन उस फॉर्मूले से या आंसर उस फॉर्मूले से नहीं निकालना, क्योंकि मार्क्स फिर कम हो जाएंगे आपके। वो शॉर्टकट फॉर्मूला है, इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंट डिविडेंड को अगर 1 माइनस टी से डिवाइड कर दो तो भी आप फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंच जाओगे, जो कि आपका आंसर ऐसे करके 15,000 रुपए आएगा। इवन इस टाइप के क्वेश्चन में आप आपके आंसर को क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो कि 15,000 ईबीआईटी रख के पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर ईपीएस 0 आ जाता है मतलब हमारा आंसर 100% सही है, राइट। कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है, श्योर। तो आपके आंसर को क्रॉस वेरीफाई भी कर लो कि 15,000 इक्वेशन में रख के देखो कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, श्योर। तो 15,000 को इक्वेशन में रख के चेक कर रहे हैं एक बार। 15,000 माइनस इंटरेस्ट कितना? 5,000, राइट। तो आपका 10,000 क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से टैक्स 30% 3,000 लेस किया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया? 7,000। इसमें से प्रेफरेंट डिविडेंड 7,000 लेस किया तो अर्निंग अवेलेबल टू कितना आ गया? 0। मतलब वी आर 100% करेक्ट, श्योर। पढ़ सकते हैं आगे। अगला एक और कंसेप्ट जो है इस क्वेश्चन में वो है इनडिफरेंस पॉइंट। अगला जो कंसेप्ट है वो है इनडिफरेंस पॉइंट। अब इनडिफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है? ये एक सिंगल प्लान का नहीं निकलता। इनडिफरेंस पॉइंट तब तक नहीं निकल सकता जब तक कि 2 प्लान मिनिमम साइड ना हो, और 2 प्लान ही होने चाहिए। अगर 3 है तो 3 में भी एक साथ नहीं निकल पाएगा, 3 में 2-2 के पेयर बनाने पड़ेंगे, मतलब निकलेगा ये ओनली 2 प्लान के बीच में, राइट। मिनिमम भी 2 होने चाहिए, मैक्सिमम भी 2 होने चाहिए। मतलब यहां पे इनडिफरेंस सिंगल प्लान का नहीं निकल सकता, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या होता है इनडिफरेंस पॉइंट? इनडिफरेंस पॉइंट वो होता है जहां 2 प्लान का ईपीएस क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। इन दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है इस लेवल पे। इन दोनों में आप किसी को भी सेलेक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। इनडिफरेंस है तो इट इज द लेवल ऑफ ईबीआईटी। ये भी ईबीआईटी का वो लेवल है, यानी कि ईबीआईटी को आपको एक्स ही मान के सॉल्व करना होगा। ईबीआईटी का वो लेवल जहां 2 प्लान का ईपीएस क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है, राइट। इट इज द लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच ईपीएस ऑफ 2 प्लान इज इक्वल। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो होता है ईपीएस ऑफ प्लान 1 इज इक्वल टू ईपीएस ऑफ प्लान 2, ऐसा हम लिखते हैं। फिर प्लान 1 ऑब्वियसली कोई ना कोई प्लान तो होगा ना, इक्विटी प्लस डेट या ओनली इक्विटी, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, कोई ना कोई तो प्लान होगा ना। जो भी प्लान होगा उसका फॉर्मूला लगा लेंगे। प्लान 2 भी कोई ना कोई स्ट्रक्चर वाला तो होगा ना, तो उसका फॉर्मूला लगा लेंगे। दोनों को इक्वेट कर देंगे, ईबीआईटी को एक्स मान लेंगे। तो एक ही इक्वेशन में अगर केवल एक चीज मिसिंग है, भले ही 2 बार यूज हो रही है लेकिन है तो एक्स ही, तो वो एक्स आपका आ जाएगा और वो फाइनल आंसर होगा। फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने एक एग्जांपल यहां लिया हुआ है
उस एग्जाम्पल को सॉल्व कर रहे हैं। हालांकि बाद में जब क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ क्वेश्चंस में हम सॉल्व करेंगे डिटेल में, लेकिन इस एग्जाम्पल को हम यहाँ समझ के इन डिफरेंस को यहाँ थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। एक कंपनी एक्स है, एक कंपनी वाई है, राइट। मैंने दो कंपनी ले ली, ये सेम रिस्क क्लास की है, सब कुछ सेम है, राइट। ऐसा समझना, बस इनमें केवल फर्क जो है वो केवल कैपिटल स्ट्रक्चर में फर्क है, राइट। तभी आप कंपैरिजन कर पाओगे। या एक प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है, या प्लान 1 है, प्लान 2 है, राइट। एक ही कंपनी के दो प्लान है, तो दोनों में इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है आपको, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल आपको 2 लाख दी है, यहाँ पे 1 लाख दी है। 8% डेट, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे डेट नहीं है तो डेट नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे 1 लाख है। टैक्स रेट दोनों में 50-50 है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एक में 10 है, एक में 5 है, राइट। तो ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हम रेस्पेक्टिवली उसकी जब डिवाइड करेंगे तो ये ध्यान रखना कि 10 और 5 लेना है, 10-10 या 5-5 मत ले लेना दोनों में। कैलकुलेट एंड डिफरेंस पॉइंट। तो पहले मुझे बताओ कि ये वाला प्लान प्योरली इक्विटी है क्या, ओनली इक्विटी? तो इक्विटी वाला फॉर्मूला लगेगा। इक्विटी वाला फॉर्मूला मतलब EBIT इंटू 1 - T डिवाइडेड बाय N1, क्योंकि यहाँ पे 2 N है इसलिए हमें N1 और N2 यूज करना पड़ेगा, डिवाइड बाय सीधा N नहीं लिखेंगे, ठीक है। और ये जो डेट प्लस इक्विटी दो कंबाइंड प्लान है, फॉर्मूला लगेगा EBIT माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 - T डिवाइडेड बाय N2, करेक्ट है क्या? तो इन दोनों प्लान के हिसाब से हम फॉर्मूला लगाएंगे और एक इक्वेशन बन जाएगी। वो इक्वेशन बहुत आसान है आपके लिए, मैं केवल अभी बहुत स्पीडली बता रहा हूँ, बाद में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब रुक के बात करेंगे, राइट। वो इक्वेशन आपकी कुछ ये बनेगी जिसको आप देख के ही समझ जाओगे कि ये जो मैंने अभी फॉर्मूला बोला ये लिखा, और उसके बाद इन फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू में EBIT की जगह तो x ही लिखना है, मल्टीप्लाई 1 - T, यहाँ पे x माइनस 8,000, 8,000 मतलब 1 लाख का 8% डेट है तो 8% इंटरेस्ट यहाँ आ जाएगा, तो 8,000 लेस किया इंटू 1 - T, राइट, डिवाइडेड बाय 10,000 डिवाइड बाय 5,000, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 16,000। इसको चेक करने का तरीका क्या है कि 16,000 को दोनों प्लान में पुट कर दो, 16,000 के EBIT को दोनों प्लान में पुट कर दो। अगर EPS जो EPS आएगा वो इस प्लान और इस प्लान का EPS अगर इक्वल आ गया 16,000 के ऊपर, मतलब हमारा आंसर सही है, राइट। क्रॉस चेक कर सकते हो आप। देखो आप 16,000 माइनस इंटरेस्ट तो कुछ हो नहीं रहा, माइनस टैक्स होगा 50%, तो क्या बना 8,000। 8,000 को डिवाइडेड बाय 10,000 करोगे तो 0.8 का EPS आ रहा है, 0.8 का EPS यहाँ आया ना। अगर वही 0.8 का EPS यहाँ पे भी आ गया, मतलब हम इंडिफरेंस जो हमने सॉल्व किया है वो करेक्ट है। चेक कर लेते हैं। 16,000 माइनस 8,000, 16,000 में से 8,000 गए तो 8,000 बचे, 8,000 में से 50% टैक्स 4,000 लेस हुआ तो बचा 4,000, और 4,000 को डिवाइडेड बाय 5,000 किया तो कितना आया 0.8 आया, मतलब हम 100% करेक्ट है, ये क्रॉस चेक हो जाएगा। तो इसमें 3 टाइप के जो क्वेश्चन हो रहे हैं उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन में तो आप आपके आंसर को क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो स्पीडली, राइट, कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। ऑब्जेक्टिव पैटर्न में अगर ये क्वेश्चन आए तो मैं आपको बोल रहा हूँ ये इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं। ऑब्जेक्टिव में आया तो चारों आंसर में से एक आंसर तो सही होगा ना, तो आप वो अगर आपको लग रहा है कि इक्वेशन बनाने में टाइम लगेगा तो आप ऐसा कर सकते हो कि चारों आंसर को पुट कर करके देख लो, जिस आंसर पे 0 आ जाए वो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, और जिस आंसर पे अगर इंडिफरेंस पॉइंट पूछा है तो जिस आंसर पे दोनों प्लान का EPS इक्वल आ जाए वो आंसर करेक्ट, राइट। तो हो सकता है कि वहां पहले ट्रायल में, मतलब ए आंसर अगर सही होगा, ए आंसर सही होगा तो पहले ट्रायल में आपका आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम आपको 4 ट्रायल करने पड़ेंगे कि अगर डी आंसर सही है तो A B C D 4 ट्रायल करने पड़ेंगे, राइट। किसी स्टूडेंट ने बोला सर हम डी से शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर लास्ट वाले आंसर, वो आप बिल्कुल स्ट्रेटेजी अपनी प्लान कर सकते हो, करेक्ट। तो ये थे पूरे कंसेप्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, राइट। इस कंसेप्ट के बाद हम अब बढ़ रहे हैं क्वेश्चंस की तरफ, राइट, और अब क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। इसके सारे कंसेप्ट क्लियर है आपको 100% क्लियर है? चलो अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन में हम कर रहे हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन नंबर 1, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ट ऑफ लक लिमिटेड वाला पूरा क्वेश्चन हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ये ध्यान रखना कि जब भी हम EPS कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो EPS हमेशा ओवरऑल EPS कैलकुलेट करना होता है, पुराना नया दोनों डेटा पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक लिमिटेड, a profit making company, has a paid up capital of 100 lakhs
जिसमें 10 लाख ऑर्डिनरी शेयर है। ऑर्डिनरी शेयर का मतलब होता है इक्विटी शेयर, राइट। इसकी जगह कॉमन शेयर, कॉमन इक्विटी कुछ भी आता है, सब इक्विटी शेयर। 10 लाख शेयर है, 10 रुपए ईच के, मतलब ये इनका प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर है। पार्टिसिपेट करेगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। प्रेजेंट के साथ साथ न्यू भी एड ऑन होगा। करंटली इट इज अर्निंग एन एनुअल प्री टैक्स प्रॉफिट ऑफ 60 lakhs। प्री टैक्स इनका करंटली प्रॉफिट है 60 लाख। तो अर्निंग में भी पुरानी नई दोनों पार्टिसिपेट करेगी। तो अर्निंग में ये वाले हिस्से में हम नई अर्निंग जोड़ेंगे टोटल ओवरऑल ईपीएस निकालने के लिए। द कंपनी शेयर आर लिस्टेड एंड कोटेड इन द रेंज ऑफ 50 to 80। हालांकि बाद में जाके पता चलेगा कि इस कोटेशन का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बाद में इन्होंने मार्केट प्राइस ऑलरेडी दी है कि हम कितने पे इशू कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो वो काम का है कि हम कितने पे इशू कर रहे हैं। The management want to diversify the production and has approved a project which costs 50 lakhs। 50 लाख का एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है जिसको मैनेजमेंट में अप्रूवल दी थी। ऑब्वियसली डिसीजन लेना होगा तो इसी का लेना है कि ये 50 लाख लाना कहाँ से है। यही तो चैप्टर पढ़ रहे हैं कि 50 लाख किस कॉम्बिनेशन से लाना है, ये हम सीख रहे हैं। विच इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड प्री टैक्स, मतलब नए वाले प्रोजेक्ट का अर्निंग जो है वो प्री टैक्स कितना होगा, 40 लाख। अब ये 40 लाख और ये 60 लाख दोनों मिलके 100 लाख पे हमारी कैलकुलेशन बेस्ड होगी, ठीक है। टू रेज दिस एडिशनल कैपिटल द फॉलोइंग ऑप्शंस आर अंडर कंसिडरेशन ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है। पहला, टू इशू इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर द एंटायर अमाउंट। फॉर द एंटायर अमाउंट मतलब पूरा का पूरा 50 लाख कहां से ले आए, इक्विटी से ले आए। एक ऑप्शन तो ये है कि पूरा का पूरा 50 लाख इक्विटी से ले आओ, और जब इक्विटी से लेके आओगे तो इन्होंने बोला कि इक्विटी के शेयर की प्राइस जानना भी इंपॉर्टेंट है ना, कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ 50 लाख रेज, ठीक है। तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट द न्यू शेयर जिसकी फेस वैल्यू 10 है कैन बी सोल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 15। 15 रुपए की वैल्यू नहीं है, 15 रुपए की प्रीमियम है। मतलब टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल वैल्यू 25 रुपए हो जाएगी, राइट। तो एक शेयर की प्राइस हो जाएगी 25 रुपए। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स निकालने में काम आएगा आपको कि 50 लाख के लिए 50 लाख आपको चाहिए और 50 लाख के लिए 25 रुपए का एक शेयर है, तो कितने लाख शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो बिल्कुल ठीक जवाब है आपका कि 50 लाख को हम एक शेयर की प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पे पहुंच जाएंगे। करेक्ट है क्या, ठीक। फिर सेकेंड ऑप्शन इन्होंने बोला कि टू इशू 16% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर फॉर 100 ईच फॉर एंटायर अमाउंट। पूरा का पूरा अमाउंट हम कहां से ले आए, पूरा का पूरा अमाउंट डेट से ले आए, ठीक है। डेट से ले। इट डजंट मीन कि इक्विटी नहीं आ रहा है तो ईपीएस कैसे निकालेंगे, पुराना इक्विटी तो ही माइंड में भी आ सकता है कि जब हमारे पास ओनली डेट है, ओनली डेट के केस में तो ईपीएस निकलता ही नहीं। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप, लेकिन पुराने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो हैं, तो वो तो पार्टिसिपेट करेंगे ही, नए इक्विटी शेयर्स नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने बोला टू इशू इक्विटी शेयर फॉर 25 लाख और 16% नॉन कन्वर्टेबल, 16% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर फॉर द बैलेंस अमाउंट। मतलब 25 लाख इक्विटी से 25 लाख डेट से, आधा आधा ले आएंगे, राइट। उस केस में क्या है कि शेयर की जो प्रीमियम है वो 40 रुपए हो जाएगी, 40 रुपए हो जाएगी। मतलब एक शेयर 50 रुपए का इश्यू होगा। पहले वाले केस में एक शेयर 25 रुपए का इश्यू हुआ था, इस वाले केस में एक शेयर 50 का। तो नंबर ऑफ शेयर निकालते टाइम इस केस में हम 50 से डिवाइड करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, श्योर। अब इन तीनों प्लान में हम किस प्लान को सेलेक्ट करेंगे, जिस प्लान का आगे इन्होंने दे दिया है कि जिस प्लान का ईपीएस ज्यादा होगा, क्योंकि एमपीएस तो हम निकाल ही नहीं सकते वैसे भी, ना पीई रेशियो दिया है ना केई दिया है। तो यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द मैनेजमेंट as to how the additional capital can be raised, keeping in mind that the management want to maximize EPS, maximize EPS करना चाहते हैं। इनका टारगेट है कि हाईएस्ट EPS को हम सेलेक्ट करेंगे। तो बताओ हम किसको सेलेक्ट करें, टैक्स रेट 50% है। चलो शुरू हो जाए। हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है, हमें निकालना है EPS, अर्निंग पर शेयर। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ नोट्स, इसमें हम टोटल 3 कॉलम बनाएंगे 3 प्लान के। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, राइट। प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3 ऐसा नाम दे सकते हो आप। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी ऐसा नाम भी दे सकते हो। प्लान 1 जो है वो 100% इक्विटी है, ओनली इक्विटी। प्लान 2 जो है वो ओनली डेट है, और प्लान 3 जो है वो इक्विटी प्लस डेट, राइट। यहां पर्टिकुलर्स आ जाएगा। स्टेटमेंट की हेडिंग आएगी, वो हेडिंग होगी स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ
EPS ऑफ बेस्ट ऑफ लक लिमिटेड। और यहाँ पे कॉर्नर पे आपको लिखना है, यहाँ पे कॉर्नर पे आपको लिखना है अमाउंट इन लैक्स, राइट। अमाउंट लैक्स में चल रहा है ना, हम रुपीज में करने जाएंगे तो बहुत बड़े फिगर्स हो जाएंगे, तो लैक्स में ही चलने दो, राइट। तो अमाउंट इन लैक्स यहाँ कॉर्नर पे लिखना जरूरी है। रुपीज इन लैक्स भी आप लिख सकते हो, लेकिन ये नहीं लिखा ना तो आधे आधे नंबर आपके कट सकते हैं। स्टेटमेंट की हेडिंग भी लिखना जरूरी, स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ EPS ऑफ बेस्ट ऑफ लक लिमिटेड। शुरुआत कहां से होगी? EBIT से। कितना? 60 पुराना और 40 नया, टोटल कितना हो जाएगा? 100 लाख। EBIT। आपके माइंड में आएगा साहब ये तो EBT होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ने तो प्री टैक्स बोला, क्वेश्चन ने बोला कि ये प्री टैक्स प्रॉफिट है, और प्री टैक्स प्रॉफिट है इट मींस इंटरेस्ट तो इसमें से लेस हो चुका होगा। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कि ये EBT होना चाहिए था। इसमें से अब तक का इंटरेस्ट जो रहा होगा, वैसे तो था ही नहीं, पुराने कैपिटल स्ट्रक्चर में तो कोई डेट था ही नहीं, तो इंटरेस्ट, लेकिन अगर ऐसा होता तो वो मान लेते कि पुराना वाला इंटरेस्ट हम लेस कर चुके हैं, लेकिन जो नया वाला डेट है जो हम अभी लाए नहीं है, लाने का सोच रहे हैं, आएगा, जरूरी तो नहीं कि नहीं आएगा, ओनली इक्विटी वाले प्लान में नहीं आएगा, तो नए वाले डेट का इंटरेस्ट तो बाकी होगा लेस करना, क्योंकि वो तो प्लान सेलेक्ट ही नहीं हुआ अभी। तो नए वाले इंटरेस्ट के लिए ये वाली अर्निंग EBIT काउंट होगी, करेक्ट। माइनस करेंगे हम इसमें से इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट का इंपैक्ट EBIT पर नहीं आता। इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है कि हमने डेट कितना लिया, तो जहां डेट लिया वहां इंटरेस्ट आएगा। इसमें इस प्लान में तो हमने डेट ही नहीं लिया, तो इस प्लान में इंटरेस्ट 0 होगा। इस वाले प्लान में हमने डेट लिया, कितना डेट लिया? बोले 50 लाख पूरा का पूरा, तो 50 लाख डेट मल्टीप्लाई डेट का इंटरेस्ट से 16%, तो 50 लाख का 16% कितना होगा? 8। डेट 50 लाख था, उसका 16%। इस वाले प्लान में डेट और इक्विटी दोनों 25-25 है, तो डेट 25 है, तो 25 लाख का 16% यानी कि 4 हो जाएगा, राइट। 25 इंटू 16%, करेक्ट। तो ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, PBT 192.96। इसमें से लेस करेंगे हम टैक्स एट द रेट 50%, राइट। लेस करेंगे तो ब्रैकेट लगा देना, भले ही वैसे भी लेस लिख दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 50, फिर 46, फिर 48, तो ये जो आएगा इसको क्या सीधा मैं बोल दूं अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। वैसे तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस डिविडेंड लेस को क्या आता है, लेकिन इस प्लान में, इस वाले क्वेश्चन में प्रेफरेंस की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो बचा है उसको हम सीधा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर बोल देंगे। कितना? 50, 46, 48। अब हम केवल एक स्टेप दूर है हमारे आंसर से कि डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर किया तो हमारा आंसर आ जाएगा, और ये EPS होगा। और इसके बाद हम डिसीजन पे पहुंच जाएंगे कि जिसका EPS ज्यादा होगा, डिसीजन एक सिंपल सी लैंग्वेज में दे देंगे कि प्लान, मान लो प्लान 1 का ज्यादा है, तो हम बोलेंगे प्लान 1 शुड बी एक्सेप्टेड, राइट, बिकॉज इट हैज हाईएस्ट EPS, राइट। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्लान 1 को डिटेल में बात कर लेते हैं कि हम वी शुड रेज आवर एंटायर फंड फ्रॉम इक्विटी बिकॉज इट हैज हाईएस्ट EPS। अगर इस प्लान का ज्यादा आया तो हम बोलेंगे वी शुड रेज एंटायर अमाउंट फ्रॉम द डेट बिकॉज दिस प्लान हैज हाईएस्ट EPS। बस 1-2 लाइन में आपको खत्म करना है, डिसीजन की लैंग्वेज के कुछ भी हो सकती है। हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम बनाएंगे वर्किंग नोट। क्यों वर्किंग नोट? क्योंकि पुराने नए दोनों हैं, राइट। तो वर्किंग नोट यहां बना लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इक्विटी शेयर्स, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3। ओल्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ओल्ड नंबर्स कितने हैं? हम ये नंबर्स भी इन लैक्स कर देते हैं, राइट, क्योंकि सारा कुछ लैक्स में है तो नंबर्स भी इन लैक्स ही होना चाहिए। नंबर्स 10, 10, 10, राइट, ये नंबर्स इन लैक्स है। न्यू शेयर्स, न्यू इक्विटी शेयर्स, न्यू इक्विटी शेयर्स यहाँ तो 0 होगा सेकंड वाले प्लान में, क्योंकि ये पूरा का पूरा न्यू कहां से लाए हम? डेट। फर्स्ट वाले प्लान में न्यू इक्विटी शेयर कितने होंगे? तो फर्स्ट वाले प्लान में हम इक्विटी से अमाउंट कितना लेके आए, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम अमाउंट लाए 50 लाख, 50 लैक्स, 50 लैक्स का अमाउंट लाए, और एक शेयर कितने का था? 25 रुपए का। तो 25 से हमने डिवाइड किया तो ये आ गया 2,
2 लाख हम शेयर कर इशू करेंगे 25 रुपए वाले, तो 50 लाख इकट्ठे हो जाएंगे। और यहाँ पे हम इक्विटी से लाख कितना रहे 25 लैक्स, और एक शेयर की प्राइस कितनी 40 रुपए प्रीमियम 10 रुपए फेस वैल्यू, तो एक शेयर की प्राइस है 50 रुपए 50 रुपीज। तो लैक्स में अगर बात करें तो 0.5 लैक्स यानी कि 50,000 शेयर्स हमें इशू करने पड़ेंगे, क्योंकि सारा लैक्स में कर रहे हैं इसलिए 0.5 लिखा। 50,000 शेयर इशू करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास 25 लाख रुपए आ जाएंगे। शायद राइट, 12, 10 और 10.5 राइट, ये आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। यहाँ लिख देंगे 12, 10 और 10.5। चलो डिवाइड कर लो आप, 50 डिवाइडेड बाय 12, 50 डिवाइडेड बाय 12, तो इट्स कमिंग 4.17 राउंडेड ऑफ 4.1666, तो 4.17 लिख देंगे 4.17। ये डायरेक्ट लिख लेंगे 4.6, 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4.6, 48 डिवाइडेड बाय 10.5, 48 डिवाइडेड बाय 10.5, तो ये आएगा 4.57 राइट, तो 4.57। तो हाईएस्ट सीपीएस सेकंड प्लान का आ रहा है, तो हमारी लैंग्वेज क्या होगी कि वी शुड रेज एंटायर एडिशनल अमाउंट फ्रॉम डेट, या और डिटेल में बात करें तो फ्रॉम 16% नॉन कन्वर्टेबल डेट, बिकॉज दिस प्लान हैज हाईएस्ट ईपीएस। करेक्ट है क्या? श्योर, ये क्वेश्चन क्लियर। हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जिसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है लेकिन इसी टाइप का है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, तो उसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शाहजी स्टील्स लिमिटेड रिक्वायर 25 लाख फॉर ए न्यू प्लांट, राइट, 25 लाख रुपए उनको नए प्लांट के लिए चाहिए। बात यही करेंगे कि 25 लाख कहाँ से लाना है, उसका ऑप्शंस देंगे, राइट। तरीका यही है, बेस यही है, सब में हम वही कैलकुलेट करने वाले हैं, एमपीएस, अगर एमपीएस कैलकुलेट ना कर पाए तो ईपीएस, ठीक है। The plan is expected to yield earning before interest and tax, मतलब EBIT जो है वो 5 लाख रुपए होगा। While deciding about the financial plan, the company considered the objective of maximizing EPS. इन्होंने बोल दिया EPS maximize करना, मतलब MPS की कोई डिटेल ये देंगे नहीं। It has 3 alternatives to finance the project by raising a debt of 2,50,000 or 10 lakh or 15 lakh and balance in each case by issuing equity shares. मतलब ये डेट की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको बैलेंसिंग फिगर बताना पड़ेगा कि डेट से अगर 2.5 लाख ला रहे हैं तो बैलेंस इक्विटी से कितना लाएंगे 22,50,000। क्यों 22,50? क्योंकि 25 टोटल लाना है, तो 2.5 डेट से लाया तो बचा हुआ इक्विटी से, अगर डेट से 10 लाया तो इक्विटी से 15, डेट से 15 लाया तो इक्विटी से 10, टोटल 25 हो गया। तो आपके टोटल 3 प्लान हो जाएंगे और तीनों डेट इक्विटी के प्लान है, लेकिन अमाउंट अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला द कंपनी शेयर इज करंटली सेलिंग एट 150, 150 रुपए पर शेयर की प्राइस है अभी, लेकिन ये डिक्लाइन होकर 125 हो जाएगी अगर बोरोइंग नॉट इक्विटी, अगर बोरोइंग 10 लाख के ऊपर हो जाए, 10 लाख के ऊपर हो जाए, 10 लाख नहीं, तो यानी कि तीसरे प्लान में ही बोरोइंग 10 लाख के ऊपर है, सेकेंड प्लान में 10 लाख ही है, इन एक्सेस ऑफ 10 लाख तो केवल यही वाला है, तो तीसरे प्लान में प्राइस 125 लेंगे। ये कहाँ काम आएगी? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैलकुलेट करने में। तो 2 जगह नंबर ऑफ इक्विटी शेयर डिवाइड होंगे 150 से कैलकुलेट होंगे, और एक जगह नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैलकुलेट होंगे 125 से, प्लान नंबर 3 में। फिर इन्होंने डेट में भी थोड़ा सा स्लैब वाइज इन्होंने आंसर दिया। डेट में क्या बोला कि द फंड कैन बोरो एट रेट ऑफ 10% अप टू 2,50,000, 2.5 लाख तक 10% पे मिलेगा, फिर 15% मिलेगा 2.5 लाख के ऊपर 10 लाख तक, और फिर 20% मिलेगा 10 लाख। जैसे हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं ना कि 2.5 लाख तक इतना, 2.5 के ऊपर 5 तक इतना, 10 के ऊपर इतना एंड सो ऑन, तो वैसे आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की स्लैब दे दी, तो इस स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट करना है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपका डेट 10 लाख है, तो 10 लाख है तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो अप टू 2,50,000 10%, यानी कि 25,000 का इंटरेस्ट, और 2,50,000 के ऊपर कहां तक 10 लाख तक, यानी कि अगले 7,50,000 जो है वो 15% पे मिलेंगे एंड सो ऑन, राइट। इसका वर्किंग नोट अभी आएगा तो हम कैलकुलेट करना भी सीखेंगे, श्योर। तो एक बार क्वेश्चन पे नजर घुमा लो, क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लो और देख लो कि क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट। क्लियर है? क्वेश्चन का डेटा पूरा 100% क्लियर। चलो अब यहाँ पे भी 3 प्लान है तो 3 कॉलम बन जाएंगे, तीनों प्लान का ईपीएस निकालना है, ठीक है, तो तीनों कॉलम बना लेते हैं।
वही प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3। आप चाहो तो अमाउंट भी लिख सकते हो, डेट और इक्विटी का अमाउंट। डेट है 2.5 लाख, इक्विटी है 22,50,000। डेट है यहाँ पे 10 लाख, तो इक्विटी है 15 लाख। फिर डेट है 15 लाख, तो इक्विटी है आपका 10 लाख। करेक्ट। तो आप ऐसा डिटेल में भी लिख सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स। स्टेटमेंट की हेडिंग हमेशा की तरह वही रहेगी, स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस ऑफ शाहजी स्टील्स, राइट, कंपनी का नाम आ जाएगा। शुरुआत होगी ईबीआईटी से। ईबीआईटी कितना? 5 लाख, तीनों प्लान में 5-5 लाख आ जाएगा। ठीक है। माइनस करेंगे हम इंटरेस्ट, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट किस पे डिपेंड करता है? डेट पे, राइट। और डेट पे भी इंटरेस्ट स्लैब वाइज है, तो ये भैया ये कैलकुलेशन यहाँ प्रेजेंट करना मुश्किल होगा, तो वर्किंग नोट नंबर 1 में हमें प्रेजेंट करना होगा, राइट। वर्किंग नोट नंबर 1 की तरफ जाएंगे और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। इंटरेस्ट डिपेंड करता है किस पे? इंटरेस्ट डिपेंड करता है हमारे प्लान के डेट पे। तो प्लान 1 में डेट कितना है? प्लान 1 में डेट जो है वो 2.5 लाख रुपए का है। देखो, राइट, बुक खोल के रख लेना ताकि बार बार मुझे ये नोट्स भी ना खोलने पड़े। 2.5 लाख रुपए हमारा प्लान 1 का डेट है। तो 2.5 लाख रुपए है, तो 2.5 लाख पे तो सीधा सीधा स्लैब भी लग जाएगा। 2.5 लाख का 10%, राइट। तो 10% 2,50,000 मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट हम सीधा कर देंगे, मल्टीप्लाई 10%, तो हमारा ये इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा 25,000, राइट। ये अमाउंट हो गया, ये इंटरेस्ट रेट हो गया, और यहाँ इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया। ठीक है। प्लान 2 में जब हम जाएंगे तो प्लान 2 में 10 लाख का हम डेट ला रहे हैं। 10 लाख का डेट ला रहे हैं, तो 2 टुकड़ों में कैलकुलेट होगा ये कि अप टू 2,50,000, अप टू 2,50,000 10%, तो ये 25,000 रहेगा। और नेक्स्ट अमाउंट कितना बचा? नेक्स्ट 7,50,000 पे 15% कैलकुलेट होगा, जैसे इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं वैसे ही। तो 750 मल्टीप्लाई 15, 7,50,000 मल्टीप्लाई 15%, 1,12,500, राइट। तो 1,12,500 ये हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। टोटल मिला के ये हो जाएगा 1,37,500, राइट। प्लान 3 के तरफ जब हम जाएंगे तो प्लान 3 में हमारा इंटरेस्ट होगा 15 लाख के डेट पे, तो वही अप टू 2,50,000 10%। फिर नेक्स्ट स्लैब जो है, नेक्स्ट स्लैब कवर कर रही है अगले 7.5 लाख को, तो नेक्स्ट 7,50,000 15%। और बैलेंस बचा कितना? 5 लाख, क्योंकि अब उसके ऊपर जितना भी होगा उस पर कितना परसेंट लगेगा? 20%, राइट। तो ये हो जाएगा 25,000, ये हो जाएगा 1,12,500, और ये हो जाएगा 1 लाख। तो ये टोटल हो जाएगा, राइट, 137 में 1 लाख और जुड़ गया, तो 237,500, राइट। यहाँ लिख देंगे हम इंटरेस्ट कितना? 25,000, 137,500 और 237,500। क्लियर है ये? तो ये आ गया हमारा ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, 4,75,000। फिर इट्स कमिंग 3,62,500, क्रॉस चेक कर लेना। 5 लाख माइनस 137,500, 362,500, और फिर 262,500, राइट। माइनस करेंगे हम टैक्स एट द रेट, टैक्स का रेट कितना दिया है क्वेश्चन ने? 50%। टैक्स एट द रेट 50%, तो हमारा ये टैक्स लेस होके आ जाएगा, सीधा जो आएगा इसको अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं। प्रेफरेंस डिविडेंड होता तो एक स्टेप हम और आगे आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फटाफट चेक करो, 475 को 50%, 475 डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूँ, 237,500, 237,500, 362,500, 362,500 डिवाइड बाय 2, 181,250, 262,500, 131,250। तो ये हमारा आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, सेम 237,500, 181,250 और 131,250। अभी एक वर्किंग नोट और बनेगा क्या? किसका?
डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपने डिवाइड किए जैसे ही, तो आप पहुंच जाओगे कहां पे, ईपीएस पे, अर्निंग पर शेयर पे, राइट। और उसके बाद तो डिसीजन आप ले ही लोगे। तो बताओ चलो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने कितने आ रहे हैं फटाफट से, राइट। बनेगा वर्किंग नोट नंबर 2, लेकिन अब मैं चाहूंगा कि आप मुझे खुद निकाल के बताओ फटाफट, शुरू हो जाओ। इससे पहले कि मैं बोर्ड पे लिखूं, उससे पहले आपका आंसर आ जाएगा। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर डिपेंड किस पे करेगा, बोले हमने इक्विटी से लाए कितने, इक्विटी से लाए हम कितने, 22,50,000। अब 22,50 लाए, एक शेयर की प्राइस कितनी है, एक शेयर की प्राइस 150 है। वो 125 कब होगी, जब बोरोइंग 15 लाख, बोरोइंग 15 लाख वाले ऑप्शन, यानी कि बोरोइंग 10 लाख के ऊपर होगी, तो ये 15 लाख वाले ऑप्शन में 125 प्राइस होगी, बचे हुए दो ऑप्शन में तो 150 ही है। तो 22,50 डिवाइडेड बाय 150, तो ये आ जाएगा 15,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। फिर यहां आ जाएगा 10,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, और तीसरे वाले ऑप्शन में आ जाएगा 10 लाख डिवाइडेड बाय 125, 8,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, राइट। बताओ डिवाइड करके तो अब ईपीएस निकाल ही लोगे आप लोग। 237,500 डिवाइडेड बाय 237,500 डिवाइडेड बाय 15,000, राइट। 15.83 ये आ जाएगा 1.81, नहीं 18.125, 18.125, जिसको 13 भी कर सकते हो आप अगर 2 डिजिट राउंडेड ऑफ करो। 131,250 डिवाइड बाय 8,000, 131,250 divided by 8,000, right? It's coming 16.41 rounded off, 16.41. Highest CPS, what are the plan 2? तो हम क्या बोलेंगे, we should raise 10 lakh from debt and 15 lakh from equity because this combination has highest EPS, right? तो जो इसका ये डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन है वो डिसीजन में आ जाएगा, श्योर, क्लियर है। अब हम मूव करते हैं एक ऐसे क्वेश्चन की तरफ जहां ईपीएस कैलकुलेशन भी है, जहां फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेशन भी है, और जहां इनडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेशन भी है, राइट। अब हम ऐसे क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। इसके बाद आपके लिए जो होमवर्क है, राइट, वो होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, राइट। ये डेवलप है इंडिफरेंस चार्ट, इसको भूल जाना आप, राइट। मैं समझाऊंगा ये क्या है, लेकिन एग्जाम में मुझे आता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ग्राफ पेपर लगेगा इसके लिए, इसको सॉल्व करते टाइम, राइट। बाकी सब ये होमवर्क है जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप कर रहे हो। एक क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 4, और 4 के बाद जो बचे हैं 3 क्वेश्चन, 3 हम कर रहे हैं, 3 आपके लिए होमवर्क। इस 4 में सारी चीजें एक साथ है, ईपीएस की कैलकुलेशन भी है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट भी है, और इनडिफरेंस पॉइंट भी है, राइट। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। गणपति लिमिटेड इज कंसिडरिंग 3 फाइनेंशियल प्लान। द की इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। टोटल इन्वेस्टमेंट जो रेस करना है वो कितना है, 2 लाख, और प्लान कुछ ऐसे हैं, या तो 2 लाख पूरे के पूरे कहां से ले आएंगे, 2 लाख पूरे के पूरे इक्विटी से ले आएंगे, या 50% इक्विटी 50% डेट, यानी कि 1 लाख इक्विटी और 1 लाख डेट, ठीक, या 50% इक्विटी 50% प्रेफरेंस, 1 लाख इक्विटी 1 लाख प्रेफरेंस, लाना टोटल 2 लाख ही है, राइट। तो इन्होंने इस टाइप से दे दिया, क्या फर्क पड़ रहा है, हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात। कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ डेट के ब्रैकेट में एक चीज लिख देना आप, राइट। ये क्वेश्चन में प्रिंट होना रह गई, ऐसा समझो, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है। ये कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स है, मतलब इंटरेस्ट रेट है, राइट। आपको वैसे भी इंटरेस्ट रेट ही चाहिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए, तो डायरेक्ट इसको यूज करना है आपको, ठीक है। टैक्स रेट 50% है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस यानी कि डिविडेंड का रेट 8%, तो यहाँ पे प्रेफरेंस भी है, अब तक हमने जो दिया था लिखा था वहां पे प्रेफरेंस नहीं था, यहाँ पे प्रेफरेंस भी है। इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10, मतलब टोटल इक्विटी की वैल्यू कितनी हो गई, 20 रुपए, मतलब इक्विटी जब भी चाहिए तो हम 20 रुपए पर शेयर के हिसाब से इशू कर देंगे। एक्सपेक्टेड ईबीआईटी 80,000 है, तो आपको बताना है सारे प्लान का ईपीएस। तो ईबीआईटी आपको गिवन है, बाकी सब इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो सारे प्लान का ईपीएस निकालना है। चलो शुरू हो जाते हैं हम, वापस एक प्रैक्टिस और हो जाएगी हमारी, और आई डोंट थिंक कि इसमें आपको कोई दिक्कत है। आप मेरे साथ फटाफट, मैं बोर्ड पे लिखूं उससे पहले मेरे हिसाब से आप खुद सॉल्व कर सकते हो, राइट। अब मैं प्रेजेंटेशन थोड़ा और कम कर दूंगा तो भी चलेगा, क्योंकि अब आपको पता है कहाँ कहाँ क्या क्या लिखना है। प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, राइट, जिसका नाम दे सकते हैं हम A, B और C।
ठीक है, EBIT आपको गिवन है कितना, EBIT इज 80,000, 80,000 एंड 80,000, ठीक है, माइनस इंटरेस्ट करेंगे तो आएगा EBT, राइट, माइनस टैक्स करेंगे एट द रेट 50% तो आएगा EAT। अब यहाँ पे क्योंकि प्रेफरेंस भी है इसलिए हम माइनस प्रेफरेंस करने के बाद अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, तो हम पहुंच जाएंगे अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर पे, राइट, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये अब हम 2 बार देख चुके हैं तो अब आपको मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत है, ये सारा डेटा फुलफिल करना है और आंसर पे पहुंचना है। माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किस पे डिपेंड करेगा, अगर आपके प्लान में डेट है तो प्लान में डेट किस में है, प्लान में डेट, ए प्लान में डेट नहीं है, सी प्लान में डेट नहीं है, राइट, तो इन दोनों प्लान में ए और सी में तो 0-0 लिख दो। बी प्लान में डेट है कितना, 1 लाख का, तो 8% के हिसाब से कितना हो जाएगा, ये 8,000 का इंटरेस्ट, ये लेस होगा, तो ये बना 80,000, ये 72 और ये फिर 80, ठीक। टैक्स रेट 50% है तो 40,000 लेस होगा तो 40 बचेगा, 36,000 लेस होगा तो 36 बचेगा, और 40,000 फिर यहां लेस होगा तो 40 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड किस कौन से प्लान में, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है सीधा, राइट, सी प्लान में, तो सी प्लान में बाकी 2 में 0-0 आ जाएगा, 0-0, और सी प्लान में 8,000 आ जाएगा क्योंकि प्रेफरेंस का रेट भी 8% है, 1 लाख का 8% 8,000, ठीक। तो ये अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर 40, 36 और 32। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी की वैल्यू है 1 लाख, 2 लाख, अलग अलग जगह अलग, यहां पे इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी है, 2 लाख, 2 लाख डिवाइडेड बाय 20, एक शेयर की प्राइस तो 20 है ना, तो 2 लाख डिवाइड बाय 20 करोगे तो आएगा 10,000। फिर यहां दोनों जगह 1-1 लाख का इक्विटी शेयर है तो उस हिसाब से 5-5 हजार के शेयर्स आएंगे, करेक्ट है क्या, तो आपका आ गया EPS, EPS आया 4, 36,000 डिवाइड बाय 5, 36,000 डिवाइडेड बाय 5,000, 7.2, 32,000 डिवाइड बाय 5,000, 32,000 डिवाइडेड बाय 5,000, 6.4। सेकेंड प्लान का ज्यादा है, वापस सेम डिसीजन आएगा आपका, राइट, कि वी शुड रेज, अगर डिसीजन पूछा है क्वेश्चन ने तो EPS की कैलकुलेशन ही पूछी, डिसीजन तो पूछा ही नहीं, तो बात ही खत्म, ये फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया आपका। सेकेंड पार्ट में इन्होंने क्या पूछा है, सेकेंड पार्ट में इन्होंने पूछा है कैलकुलेट फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। अब फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कौन से प्लान का ये नहीं पूछा, तो बिल प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, तीनों प्लान का फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकलेगा, राइट। तो सेकेंड पार्ट में हम जाते हैं और सेकेंड पार्ट की हेडिंग बनाते हैं फाइनेंशियल BEP, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। अब जब भी ये एग्जाम में पूछा हो या ना पूछा हो, ध्यान से सुनना, ये एग्जाम में पूछा हो या ना पूछा हो, आपको लिखना जरूर है कि फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है, ये एग्जामिनर को बताओ यहाँ पे कि फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज द लेवल ऑफ EBIT, is the level of EBIT at which EPS is equal to 0। और फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट एक सिंगल प्लान का ही निकलता है, मतलब प्लान ए का अलग निकलेगा, प्लान बी का अलग निकलेगा, प्लान सी का अलग निकलेगा, दो प्लान का कॉम्बिनेशन मत बनाना, वो इंडिफरेंस में आता है, तो कंफ्यूज मत होना, राइट। अब प्लान ए की बात कर लेते हैं हम। प्लान ए में EPS का कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, ये जानना जरूरी है, क्योंकि प्लान ए प्योरली इक्विटी है, प्योरली इक्विटी है तो EPS का फॉर्मूला लगेगा EPS इज इक्वल टू EBIT, ना माइनस इंटरेस्ट होगा ना बाद में प्रेफरेंस डिविडेंड लेस होगा, EBIT इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय n, राइट। अब इसकी जगह वैल्यू लिख देंगे, EPS की जगह लिखना है 0, EBIT की जगह लिखना है x, राइट, x मल्टीप्लाई 1 माइनस 0.50 डिवाइडेड बाय n कितना 10,000, और जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो पता चलेगा आंसर 0 आएगा, और वैसे भी प्योरली इक्विटी प्लान का फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट हमेशा 0 ही होता है, राइट। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट जो आएगा वो आएगा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू 0, करेक्ट, ये एक आंसर हो गया। प्लान बी की तरफ हम जाएंगे तो प्लान बी कौन सा है, पहले ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है। प्लान बी जो है वो इक्विटी और डेट का है, तो EPS का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, EPS इज इक्वल टू EBIT माइनस इंटरेस्ट
इंटू 1 माइनस टी, माइनस प्रेफरेंस नहीं होगा क्योंकि इक्विटी और डेट ही है, डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, ईपीएस की जगह 0 लिख देंगे, ईबीआईटी की जगह एक्स लिख देंगे, माइनस इंटरेस्ट कितना 8000 मल्टीप्लाई 1 माइनस 0.50 डिवाइडेड बाय 5000। करेक्ट। ये 5000 जब इधर जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। राइट, तो फाइनल आंसर जो आपका होगा वो होगा 0 इज इक्वल टू, राइट, ये 0.5 को अंदर एंटर करो, तो 0.5 को अंदर एंटर करोगे तो 0.50x माइनस 4000। करेक्ट। और आगे गए तो कैन आई से कि 0.50 को मैं एक साइड ले लूं और 4000 को मैं दूसरी साइड ले जाऊं, तो ये बनेगा 0.50x इज इक्वल टू 4000। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4000 डिवाइडेड बाय 0.50 8000। राइट, 8000 आपका यहाँ फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट होगा प्लान बी का। राइट, उस शॉर्टकट से क्रॉस चेक भी किया जा सकता है, इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। अब यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी तो है नहीं, इंटरेस्ट से इंटरेस्ट कितना है 8000, 8000 आ गया आंसर, मतलब यार करेक्ट। हम ऐसे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं कि इस 8000 को इक्वेशन में रख के देख लो कि ईपीएस 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो भी क्रॉस चेक हो जाएगा। प्लान सी की तरफ जाता है। प्लान सी, प्लान सी में क्या होगा, ईपीएस का कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, ये है प्लान इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, डेट नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं आएगा, ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, यस या नो, डिवाइडेड बाय एन। ईपीएस की जगह 0, ईबीआईटी की जगह x मल्टीप्लाई 1 माइनस 0.50 माइनस 8000 डिवाइडेड बाय 5000। करेक्ट। हालांकि इस 5000 का कोई रोल नहीं है, 5000 इधर आके 0 बनेगा, तो 0 इज इक्वल टू, इसको अगर मल्टीप्लाई करूं तो आएगा 0.50x माइनस 8000। 8000 दूसरी साइड जाएगा तो 8000 पॉजिटिव हो जाएगा। राइट, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिखना चाहूंगा अब यहाँ पे, ये मैथमेटिक्स आपको आती है, 8000 डिवाइड बाय 0.5 करोगे तो 16000 आ जाएगा आपका। राइट, क्रॉस चेक किया जा सकता है, दो तरीके हैं आपके पास जिससे क्रॉस चेक कर लो आप, कोई दिक्कत यहाँ पे भी कोई दिक्कत। चलो, मतलब हमने क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व कर लिया जिसमें ईपीएस कैलकुलेशन की, दूसरा पार्ट सॉल्व किया जहां पे ईबीआईटी मिसिंग था, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालना था, तो ईबीआईटी मिसिंग हमें निकालना था, वो निकाला, अलग अलग इंडिविजुअल प्लान का निकला। और तीसरे प्लान में ये इनडिफरेंस पॉइंट पूछ रहे हैं, तीसरे प्लान में पूछ रहे हैं ये इनडिफरेंस पॉइंट। इनडिफरेंस पॉइंट जब भी निकलता है तो दो प्लान के बीच में निकलता है, तो अब यहाँ टोटल 3 प्लान है तो दो के पेयर बनाने पड़ेंगे, ए एंड बी, बी एंड सी, राइट, और सी एंड ए। तो जब हम इनडिफरेंस पॉइंट निकालेंगे, क्वेश्चन के तीसरे हिस्से की तरफ जाएंगे, तो यहां पे हेडिंग लिख देंगे इनडिफरेंस पॉइंट। इनडिफरेंस पॉइंट में ए बी सी लिखेंगे, तो किस किस के बीच में निकलेगा, सबसे पहले प्लान ए एंड बी के बीच में निकाल लेते हैं। राइट, कोई सा भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं ए और बी। ए और बी के बीच में जब आप करोगे तो इनडिफरेंस पॉइंट के टाइम पे भी क्वेश्चन ने पूछा हो या ना पूछा हो, इसकी डेफिनेशन जरूर लिखना। क्या लिखना है, इट इज द लेवल ऑफ ईबीआईटी, इट इज द, यहां लिख देता हूं मैं, इट इज द लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच EPS of two plan is equal. I'm not saying कि EPS of two plan is 0. 0 से इक्वेट यहाँ नहीं करना है, दोनों प्लान का EPS इक्वल चाहिए। अब वो 0 भी हो सकता है और 0 के अलावा भी कुछ हो सकता है, 1 1 2 2 5 5, राइट, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इक्वल चाहिए दोनों प्लान का। श्योर। तो प्लान ए का EPS ऑफ प्लान 1 इज इक्वल टू EPS ऑफ प्लान 2। बस आपको इसको इक्वेट ऐसे करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब प्लान 1 का ईपीएस का फॉर्मूला लगा दो, प्लान 2 का ईपीएस का फॉर्मूला लगा दो और दोनों को इक्वेट करके आंसर निकाल लो। जैसे प्लान 1 है प्योरली इक्विटी है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टी। अब मैं सीधी वैल्यू लिख दूं क्या, आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो तो सीधी वैल्यू लिख दूं क्या, कि ईबीआईटी को तो मैं मान रहा हूं एक्स मल्टीप्लाई 1 माइनस 0.50 डिवाइडेड बाय 10,000 इज इक्वल टू, सेकेंड प्लान है इक्विटी और डेट, तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय N2, राइट, N2 कितना हो जाएगा 5000। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है,
राइट। आपके पास तरीके बहुत सारे हैं, आप चाहो तो यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो हटा सकते हो ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाए, थोड़ी सी छोटी हो जाए, कर सकते हो। नहीं चाहो तो वैसा भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, राइट। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशन को। इक्वेशन से सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.50x डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू, राइट, इस ऊपर वाले को 0.50 को अंदर एंटर करवाते हैं तो क्या होगा 0.50x माइनस 4000 डिवाइडेड बाय 5, राइट। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2.5x इज इक्वल टू 5x माइनस 40,000, राइट। 5 जब उधर जाएगा तो माइनस बनेगा, तो माइनस 2.5x बच जाएगा, एक प्लस एक माइनस है, इज इक्वल टू माइनस 40,000। लेकिन माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 40,000 डिवाइडेड बाय 2.5, 40,000 डिवाइड बाय 2.5, तो ये हो जाएगा 16,000 आपका आंसर, राइट। प्लान 1 और प्लान 2 का ईपीएस इस 16,000 के ईबीआईटी पे सेम होगा। कहानी क्लियर है क्या? ठीक है, और जाते हैं हम प्लान बी और प्लान सी के बीच में इंटरफेरेंस निकालने की कोशिश करते हैं, प्लान बी और प्लान सी के बीच में। ठीक है, प्लान बी एंड प्लान सी। ठीक है, बी और सी में वही सेम फॉर्मूला लगाना, ईपीएस ऑफ प्लान बी इज इक्वल टू ईपीएस ऑफ प्लान सी, करेक्ट। प्लान बी है डेट इक्विटी वाला मतलब ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 1 माइनस 0.50 डिवाइड बाय 5,000 इज इक्वल टू प्लान सी जो है वो है इक्विटी और प्रेफरेंस वाला, तो माइनस इंटरेस्ट नहीं होगा, ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टी, राइट, डायरेक्ट लिख दिया, इंटू 1 माइनस टी माइनस 8,000 डिवाइडेड बाय 5,000। जब हम यहां देखेंगे तो 5,000 से 5,000 सीधा कैंसिल हो जाएगा, राइट। और आगे बढ़ेंगे तो ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.50x माइनस 4,000 इज इक्वल टू 0.50x माइनस 8,000। वो पता चलेगा 0.50 से 50 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं, x वाली वैल्यू ही नहीं बची, तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ ये नहीं लिखेंगे कि इंडिफरेंस जीरो है। जीरो आया क्या, x इज इक्वल टू जीरो आता तो हम बोलते हैं, यहाँ तो x आया ही नहीं, दोनों में फर्क है, x इज इक्वल टू जीरो आता या x आया ही नहीं, दोनों अलग अलग चीज है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयर इज नो इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन प्लान बी एंड प्लान सी, यहाँ इंडिफरेंस निकल ही नहीं सकता, देयर इज नो indifference point between plan B and plan C। ठीक साहब, क्लियर है। अब प्लान सी और प्लान ए के बीच में बचा है, तो प्लान सी और प्लान ए के बीच में भी निकाल लेते हैं, प्लान सी एंड ए एंड सी भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। ईपीएस ऑफ प्लान ए इज इक्वल टू ईपीएस ऑफ प्लान सी। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट लगा सकते हैं हम, एक्स मल्टीप्लाई 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय 10,000 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 1 माइनस टी माइनस 8,000 डिवाइडेड बाय 5,000, राइट। आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको इससे काट के यहाँ 2 लिख दो तो भी चलेगा, राइट। कैसे भी कर सकते हो, मैथमेटिक्स का डेस्टिनेशन सेम है। तो ये अब मैं ऐसा कर लेता हूँ, 0.50x इज इक्वल टू ये 2 उधर जाएगा, राइट, 2 उधर जाएगा तो 0.50 यानी कि ये बन जाएगा x माइनस 16,000, राइट। जब x इधर आएगा तो माइनस 1x और 0.5 प्लस तो माइनस 0.50x इज इक्वल टू माइनस 16,000, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 32,000। श्योर। तो ये आपका इंडिफरेंस पॉइंट हो गया। अब हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं और इन्होंने एक चीज और पूछा कि कौन सा प्लान डोमिनेट कर रहा है, राइट। तो देखो आप इंडिफरेंस पॉइंट दो ही पॉइंट का निकल पाया, बिटवीन ए एंड बी और बिटवीन सी एंड ए। चलो बताओ, ए एंड बी का इंडिफरेंस कितना था और सी एंड ए का इंडिफरेंस कितना था। सी एंड ए एंड बी और सी एंड ए की जगह मैं ए एंड सी लिखा, बात एक ही है बट फिर भी वैसा लिखता हूं मैं, ए को इस साइड लिखता हूं, ए एंड सी। इसका इंडिफरेंस था 16
और इसका इंडिफरेंस था 32। करेक्ट। ध्यान से सुनना, प्लान बी और प्लान सी ये दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं। प्लान ए तो दोनों में कॉमन है, ए तो आ ही रहा है, बी हटा और सी आया तो ये 32,000 हो गया। बी हटा और सी आया तो ये 32,000 हो गया इंडिफरेंस। मतलब पहले हमें दोनों को इक्वेट करने के लिए 16,000 कमाना पड़ रहा था, आज हमें इक्वेट करने के लिए 32,000 कमाना पड़ रहा है। तो प्लान ए को तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि ए इसमें भी है और ए इसमें भी है। जो हटा और दूसरा आया तो इन दो को कंपैरिजन कर सकता हूं मैं कि प्लान बी जब था तब मैं 16,000 इंडिफरेंस पे था, प्लान सी जब आया तो मैं 32,000 पे आ गया। मतलब प्लान बी कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग इंपैक्ट रख रहा है ऑन प्लान सी, क्योंकि इसके रहने की वजह से इंडिफरेंस कम है। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे हम ये लिख देंगे प्लान बी इज डोमिनेट अपॉन प्लान सी। बस इतना से ही कंपैरिजन कर सकते हैं, प्लान ए का कंपैरिजन नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि प्लान ए तो कॉमन है। अगर यहां कहीं इंडिफरेंस निकल आता तो शायद प्लान ए को भी कंपेयर कर पाते, राइट? कि इसमें बी और सी कोई कॉमन हो जाता और प्लान ए अलग होता तो कर पाते, लेकिन अब यहां पे हम केवल प्लान बी और प्लान सी को ही कंपैरिजन कर सकते हैं। करेक्ट। एक लास्ट एनालिसिस और उसके बाद हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन टॉपिक खत्म हो जाएगा। वो लास्ट एनालिसिस क्या है कि जैसे ये प्लान 1 है और प्योरली इक्विटी है, ये प्लान 2 है और प्लान 2 इक्विटी प्लस डेट है, राइट? और इन दोनों का इंडिफरेंस भी हमने निकाल लिया है, तो हम उसी इंडिफरेंस को लेते हुए बात करते हैं कि इंडिफरेंस जो है वो इंडिफरेंस कितना है? 16,000 है। इंडिफरेंस कितना है? यहां लिख लेते हैं। इंडिफरेंस कितना इन दोनों के बीच में? 16,000। मतलब 16,000 पे दोनों प्लान का अगर मैं ईपीएस निकालूं तो प्लान 1 और प्लान 2 का ईपीएस इक्वल आएगा। तो 16,000 पे मैं दोनों में से किसी भी प्लान को सेलेक्ट करूं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरी अर्निंग 16,000 है तो मैं प्लान 1 को सेलेक्ट करूं या प्लान 2 को सेलेक्ट करूं, मैं मेरे डिसीजन के लिए इनडिफरेंस हूं। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन सवाल यह है कि एनालिसिस ये है कि 16,000 के बिलो कौन सा वाला प्लान सेलेक्ट होगा और 16,000 के अबाव कौन सा वाला प्लान सेलेक्ट होगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्लास में हमने बहुत बार इस पे फोकस किया है, वापस से रिकॉल कराने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी इंडिफरेंस के बिलो हम जाएंगे तो ये श्योर है कि इक्विटी वाला प्लान बेहतर होगा। इंडिफरेंस के बिलो जाने पे इक्विटी बेटर आएगा। आप कोई भी अज्यूम कर सकते हो। इंडिफरेंस के बिलो जैसे 10,000 पे दोनों का ईपीएस निकाल लो, आप 12,000 पे दोनों का ईपीएस निकाल लो, 15,000 पे इंडिफरेंस के बिलो कोई भी ईबीआईटी ले लो आप और दोनों का ईपीएस निकालो। मैं बोल रहा हूं आपका ईबीएस जो है वो इक्विटी प्लान का ही ज्यादा आएगा, क्रॉस चेक कर लो। और इंडिफरेंस के अभाव जो अज्यूम करना है वो कर लो, 17,000, 18,000, 20,000, 25,000, 1 लाख, जो अज्यूम करना है कर लो, प्लान 2 का ईपीएस ही ज्यादा होगा। तो इंडिफरेंस के अभाव हमेशा डेट वाला प्लान ही बेहतर होगा। आपके माइंड में ये भी आ सकता है सर ये तो डेट है, अगर इसकी जगह प्रेफरेंस होता तो प्रेफरेंस वाला इक्विटी, मतलब इंडिफरेंस के बिलो हमेशा इक्विटी वाला प्लान बेहतर होगा और इंडिफरेंस के अभाव जो भी प्लान है, डेट है तो डेट वाला बेहतर होगा, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस वाला बेहतर होगा। कंपैरिजन तो हम इक्विटी के साथ ही कर रहे हैं वैसे भी। तो डेट के इंडिफरेंस के बिलो इक्विटी, इंडिफरेंस के अभाव जो भी सेकंड प्लान है अदर देन इक्विटी वो आपका बेहतर परफॉर्म करना शुरू होगा। ये आपका एक एनालिसिस है, राइट? इंडिफरेंस पॉइंट हम इसलिए ही निकालते हैं कि हमें ये पता लगे कि हम आने वाले टाइम पे इंडिफरेंस से ज्यादा कमाने वाले हैं कि इंडिफरेंस से कम कमाने वाले हैं, ताकि हम ये डिसीजन ले पाए। हमें ये तो पता ही नहीं होता कभी भी कि हम एग्जैक्ट इतना कमाएंगे, ये किसको पता कि एग्जैक्ट 17,750 रुपए कमाओगे अगर इंडिफरेंस इतना आता है तो एग्जैक्ट नहीं पता होता, लेकिन आपको एक रेंज पता चल जाती है कि आप इससे ऊपर अबाव कमाने वाले हो कि इससे बिलो कमाने वाले हो, ताकि आपका डिसीजन उस हिसाब से ले पाओ, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, राइट? ये भी हमने एक लेक्चर में कवर करने की पूरी कोशिश की विथ ऑल कंसेप्ट, विथ ऑल क्वेश्चंस। बचे हुए 3 क्वेश्चन हमने 3 क्वेश्चन किए, बचे हुए 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, राइट? कंपाइलर आपके लिए ओपन हो ही चुका है। डाउट इसके बाद बिल्कुल जायज़ है कि आप सॉल्व करोगे तो डाउट छोटे मोटे आते रहेंगे। डाउट आते रहें, बिंदास होकर आप मुझे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, कॉल पे पूछते रहो, राइट? और इसके बाद हम शुरू करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, जो अच्छा टॉपिक है, NOI, NOI, राइट? ये आपके लिए बहुत अजीब सा टॉपिक है, लेकिन
हम कोशिश करेंगे उसमें भी मज़ा लेते हुए पढ़ें, राइट। पूरा थ्योरेटिकल अप्रोच वाला क्वेश्चन है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, एग्जाम में क्वेश्चंस तो उससे आते हैं, ठीक है। तो लेक्चर आज का हम यही रोक रहे हैं, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। डाउट मुझे रेगुलरली पूछते हुए जाना, राइट। मेरा मोबाइल नहीं बजेगा, मतलब इसका मतलब ये श्योर है कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, राइट। पढ़ाई करोगे तो डाउट आना जायज़ है, तो मोबाइल बजना चाहिए, राइट। चाहे फ़ोन में, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, किसी पे भी बजे, ठीक है। तो लेक्चर आज का यहीं रोक रहे हैं, राइट। आज के आनंद की